अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं सिंगल एंट्री का, और क्वेश्चन का नाम है पटेल। पटेल, a sole trader, does not keep proper books of accounts. He provided the following information: 1st January and 31st December 2014. 1st January opening, 31st December closing. लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है बेटा, कॉस्ट, फिक्सचर एंड फिटिंग दिया हुआ है एट वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब ये बुक वैल्यू हो गया ना एक तरीके से। मोटर व्हीकल भी बुक वैल्यू दी हुई है, ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, और वेजेस ओइंग है। ओइंग का मतलब अक्रूड, इन्वेंट्री है, कैश इन हैंड है, और रेंट इन एडवांस। एडवांस का मतलब प्रीपेड। समरी ऑफ पटेल्स बैंक अकाउंट फॉर द ईयर शोड द फॉलोइंग। भाई बैंक अकाउंट का डेटा दिया हुआ, रिसीट्स और पेमेंट। रिसीट्स मतलब पैसे आ रहे हैं, पेमेंट मतलब पैसे जा रहे हैं। बैलेंस बीडी डेबिट दिया हुआ है, बताओ बैंक बैलेंस से ओवरड्राफ्ट। बैंक बैलेंस है। पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स मतलब डेटर्स, कैश सेल, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मोटर व्हीकल, गाड़ी बेची है। और बेटा प्रोसीड्स का मतलब पैसे आए, इनफ्लो है। और पेमेंट साइड पे अगर आप देखें, पेमेंट टू सप्लायर्स है, वेजेस पे किए, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जनरल एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ न्यू मोटर व्हीकल्स, और बैलेंस सीडी। ये जो बैलेंस सीडी है ये बैंक बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस बीडी बन के डेबिट साइड पे आ जाता है। बेटा अगर ये बैलेंस सीडी आ रहा होता है डेबिट साइड पे, तो ये बैलेंस बीडी बन के किधर आ जाता है? क्रेडिट साइड पे। अगर बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे आ जाए मतलब ओवरड्राफ्ट। अगर बैलेंस बीडी जो है वो डेबिट साइड पे आ रहा है मतलब बैंक। तो बैलेंस बीडी को देखते हैं। अच्छा बेटा अगर आप देखें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 1 से लेके 7 तक नोट्स दिए हुए हैं। पहली तारीख में कहता है, बिफोर बैंकिंग हिज रिसीट फ्रॉम कैश सेल, पटेल टोक 400 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल ड्राइंग्स, ऑल अदर पेमेंट्स वर मेड फ्रॉम द बैंक। क्या कहता है भाई? बिफोर बैंकिंग इज रिसीट्स, बैंक में पैसे डलवाने से पहले जो कैश सेल से पैसे आते हैं, पटेल ने किया है पर्सनल ड्राइंग्स। ड्राइंग तो पर्सनल ही होती है ना। अच्छा 400 पर मंथ है, तो एनुअल कितनी होगी? 400 मल्टीप्लाई बाय 12, 4800। इसका मतलब 4800 ड्राइंग है, और ऑल अदर पेमेंट्स वर मेड बाय द बैंक। इसका मतलब ये बताओ, ये 4800 ड्राइंग कहाँ से की है? कैश सेल में से की है ना। तो क्या कैश सेल में भी ऐड होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। इसका मतलब कैश सेल हमारी बढ़ जाएगी। यस और नो? आगे कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर ही टुक गुड्स कॉस्टिंग 2600 फॉर ओन यूज। ये भी ड्राइंग है। तो ऊपर जो दी हुई थी कैश ड्राइंग थी, ये गुड्स की ड्राइंग है। क्या एंट्री बनेगी? ड्राइंग डेबिट और परचेज क्रेडिट। आगे कह रहा है, पटेल डेप्रिशिएट हिज व्हीकल्स at 20% per annum using reducing balance method. A full year depreciation is charged in the year of purchase. No depreciation is provided in the year of sale. क्या मतलब? फुल ईयर पॉलिसी और 20% आरबीएम मेथड। सही, टाइम प्रोपोर्शन वाला सीन नहीं है। द व्हीकल्स सोल्ड had a net book value at 1st January 2014 of 2880. व्हीकल्स की नेट बुक वैल्यू कितनी है भाई? 2880। ओ भाई ये जो नेट बुक वैल्यू दी हुई है साल के शुरू में, क्या ये बता रहा है गाड़ी हमने कब बेची? नहीं बता रहा। अच्छा वैसे भी अगर आप देखें, फुल ईयर पॉलिसी है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। मुझे बताओ, ये जो गाड़ी बेची है 2014 में उसकी वैल्यू थी, क्या 2014 में अब उसको मजीद डेप्रिशिएट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि फुल ईयर पॉलिसी है ना यार। इसका मतलब जो बुक वैल्यू है वो 2880 है, और बेची कितने में बता सकते हैं? कैश बुक में देखो, डेबिट साइड पे प्रोसीड्स कितने पैसे हैं? 1500। यार बताओ, बुक वैल्यू से कम में बेची है ज्यादा में? कम में। कितना कम में? 2880 माइनस 1500, 1380। 1380 कम में बेची तो लॉस। अगर 2880 से ज्यादा में बेच देते 3000 में, तो 120 का गेन आ जाता। बुक वैल्यू से ज्यादा में बेचते तो गेन, बुक वैल्यू से कम में बेचा तो लॉस। आगे कह रहा है, कस्टमर हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड विल नॉट पे 750 ओइंग। क्या कह रहा है? कस्टमर बैंकरप्ट हो गया और वो पैसे नहीं देगा। बैड डेट, द अमाउंट वाज इंक्लूडेड इन द ट्रेड रिसीवेबल। मतलब क्या एंट्री बनेगी? बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट, तो डेटर को कम कर देंगे। आगे कहता है, इन एडिशन पटेल हैज डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 5%। बेटा नेक्स्ट में क्या कहता है? वो कह रहा है पटेल ने डिसाइड किया प्रोविजन बनाना है 5%। आसान है। द रेंट पेएबल इज 16000 पर एनम। इसने खुद बता दिया एनुअल रेंट कितना बनता है? 16000। इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट में कितना चार्ज होना चाहिए? 16000। खुद बता दिया ना। पेएबल, पेएबल का मतलब इतना देना है। अब चाहे कम दिए हमने चाहे ज्यादा दिए, अगर 16000 से ज्यादा पे कर दिए होंगे तो क्या बन जाएगा? अक्रूड।
नहीं, प्रीपेड बन जाएगा, सही है ना। अब इस सवाल में अगर आप देखना पड़ेगा ना, मैं एक तो हमने 19,000 पे किए हैं और ओपनिंग प्रीपेड भी आ रहा था, तो ये आगे एडजस्टमेंट करते हैं इसकी, देखते हैं क्या होगा। आसान है, मुश्किल नहीं। अब देखते हैं बेटा, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं पटेल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। आपको पता है इनकम स्टेटमेंट हमेशा 2 कॉलम में बनती है, 31 दिसंबर 2014, सही है जी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेल्स। अच्छा, अगर आप देखें सेल्स इस सवाल में क्या गिवन है या निकालनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। सेल्स 2 तरह की होती है, क्रेडिट सेल और कैश सेल, याद है। अच्छा बेटा, अगर आप देखिए सवाल में सेल्स गिवन नहीं है, आपको पता है 2 तरह की सेल होती है, एक होती है क्रेडिट सेल और एक होती है कैश सेल। क्रेडिट सेल कैसे निकलती है, उसके लिए SLCA बनाना पड़ता है, लेकिन चूंकि जगह कम है तो मैंने SLCA नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट वर्किंग की। डायरेक्ट वर्किंग भी आसान है, आप सीख लें अगर आपको SLCA ना बनाना हो। क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं बैंक। SLCA का कुछ फॉर्मेट याद है? अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज करें SLCA कैसे बनता है, अगर एक टी अकाउंट बनाते हैं SLCA विजुलाइज करें, बैलेंस BD आता है डेबिट पे, बैलेंस CD आता है क्रेडिट पे। जब सेल्स करते हैं तो वो इधर आती है, कहाँ पे, डेबिट साइड पे, और बैंक किधर आता है, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे 2 चीजें आ रही होती है याद है, एक बैंक आ रहा होता है, एक बैलेंस CD हो रहा होता है। अगर बैंक और बैलेंस CD को ऐड कर लें, बैंक और क्लोजिंग को, और ओपनिंग माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा ना। मुझे बताएं बैंक कितना दिया हुआ है, पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना है बताओ, 156,420 गिवन है, 156,420। इसका मतलब डेटर्स से इतने पैसे आए इस साल, प्लस इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग। यार ये वही लॉजिक है, अगर आप देखें याद है, क्लोजिंग अक्रूड ऐड होता है और ओपनिंग माइनस होता है, ये वही लॉजिक है। बताएं भाई, डेटर्स का रिसीवेबल का कितना है हमारे पास, अक्रूड कितना है, डेटर्स से ईयर एंड पे कितने पैसे मांगते हैं, 13,690। देखो 31 दिसंबर पे देखो ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 13,690 आ रहा है। माइनस कर दो ओपनिंग डेटर कितना है बेटा, वो है 14,670। तो क्या क्रेडिट सेल आ जाएगी? सही, क्रेडिट सेल। बैड डेट है इस सवाल में? अच्छा बेटा, एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे सुन ले, थोड़ी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है, इस सवाल में एक बैड डेट भी दी हुई है, और ये जो हमने शॉर्टकट अप्रोच यूज़ की, जो एग्जामिनर भी यूज़ करता है, उसमें बैड डेट का कहीं जिक्र नहीं है। कंफ्यूजन आपको ये हो सकती है कि सर ये जो बैड डेट है इसको क्यों हमने अकाउंट नहीं किया। अगर आप एक SLCA बना लें तो ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। रफ वर्किंग में SLCA, ओपनिंग डेटर्स बैलेंस डेबिट पे आता है और क्लोजिंग कहाँ पे आता है, क्रेडिट पे आता है। जब सेल्स होती है तो क्या एंट्री बनती है, SLCA डेबिट और सेल्स क्रेडिट, सही है। तो SLCA को डेबिट करेंगे रेफरेंस में सेल्स, और जब पैसे आएंगे तो डेटर कम हो जाएगा, क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट बना लेना अपने पास साथ साथ। और इसके बाद बेटा जब बैड डेट होगी तो उससे भी डेटर कम हो जाता है, क्या एंट्री बनाते हैं, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। यार मुझे बताओ, इस सवाल में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, कितना है, 14,670, सही है। और सेल्स हमें निकालनी है, क्रेडिट सेल्स ये अननोन है। और अगर आप देखें बैंक का फिगर गिवन है, और वो क्या, रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स कितना गिवन है भाई बताओ, 156,420, 156,420। उसके बाद बैड डेट भी अगर आप डालना चाह रहे हैं वो है 750। अब इम्पॉर्टेंट बात, वो कह रहा है भाई वो जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है उसके अंदर एक अमाउंट शामिल है जो कि कस्टमर नहीं देगा, और अब हमने उसको राइट ऑफ करना है। क्या एंट्री बनाई, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट, तो अब डेटर को कम भी तो करना पड़ेगा। यार मुझे बताओ, इस सवाल में जो डेटर क्लोजिंग दिया हुआ है 13,690, क्या इसमें वो 750 भी शामिल है या नहीं है, शामिल है। अब उस 750 को हटा दो, सही है ना। तो 13,690 में से 750 माइनस कर दें, जो कि हो गया बैड डेट। बताओ कितना रह गया डेटर, 12,940। अब आप इसको अगर सॉल्व करें, जो बड़ी साइड है वो है क्रेडिट, और इसमें से माइनस करेंगे तो सेल्स आ जाएगा। देखें आ रहा है वही फिगर, 155,440। तो पता ये चला कि बैड डेट अगर आप लिखेंगे तो आपको डेटर को भी तो कम करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर जस्टिफिकेशन है। लेकिन अगर आप देखें कि ये जो शॉर्टकट हमने तरीका किया था, ये टेक्निकली असल में आपस की बात यह है कि जब ये मैं सॉल्व कर रहा था तो मैं थोड़ा सा लेजी हो गया था, मैं अपना दिमाग नहीं चला रहा था, उस वक्त थका हुआ हूँगा। तो उस वक्त मैंने मार्क स्कीम देखी थी, तो एग्जामिनर ने ये बंड मारा था। तो ये एग्जामिनर की ऑफिशियल हरकत है जिसमें इसने बैड डेट का जिक्र ही नहीं किया। और अगर आप देखें बहुत ही कंफ्यूजिंग है ट्रीटमेंट, तो अगर आप ये प्रॉपर तरीके से करें तो ये मसला नहीं आएगा।
सही है जी। तो क्रेडिट सेल हो गई। क्रेडिट सेल के बाद अगर हम बात करें कैश सेल, यार देखो कैश सेल इस सवाल में गिवन है। अगर आप देखो बेटा कैश सेल एक तो गिवन है हमारे पास, नहीं कैश सेल टोटल गिवन नहीं है। अब ये कैश सेल में मुश्किल बात है थोड़ी सी बेटा। आपको पता है इनकम स्टेटमेंट में टोटल सेल्स आती है क्रेडिट और कैश। क्रेडिट हमने निकाल ली, अब कैश सेल। चाहे तो आप एक ही फिगर निकाल लें सेल्स का, क्रेडिट और कैश ऐड करके, चाहे अलग अलग। अब अगर आप देखें कैश सेल में यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और कैश सेल का फिगर आपको सही जब समझ में आएगा जब आप जो है वो इसका भी एक अकाउंट बना लें। अच्छा, एक तो कैश सेल वो है जो हमने बैंक में जमा कराई है, दी हुई है। बैंक में कितनी कैश सेल जमा हुई है बताएं? 20,700। तो क्या एंट्री बनी होगी भाई? बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट 20,700। एक तो आ रही है ड्राइंग, आ रही है, देखें ड्राइंग। वो कह रहा है भाई हर महीने हमने 400 की ड्राइंग की है 400 की ड्राइंग हर महीने। तो 400 की अगर हर महीने की है तो टोटल कितनी होगी साल में? 4,800। 400 मल्टीप्लाई बाय 12। इसके अलावा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ओपनिंग और क्लोजिंग। अगर आप देखो कैश अकाउंट जब हम बनाते हैं तो एक तो 800 दिया हुआ है हमें ओपनिंग कैश इन हैंड, सही है ना, और एक दिया हुआ है क्लोजिंग। लेकिन अगेन ये इतना समझ में आने वाली बात नहीं है। अगर आप इसको प्रॉपरली समझना चाह रहे हैं तो इसके लिए कैश अकाउंट बनाना ज़रूरी है, सही है। अगर आप देखो भाई कैश का अगर टी अकाउंट बनाए तो उससे कैश सेल का मिसिंग फिगर निकल सकता है। यार मुझे बताओ कैश तो एसेट है ना, तो ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? कैश का डेबिट पे आएगा। अगर ओपनिंग डेबिट पे आएगा तो क्लोजिंग कहाँ पे आएगा? क्रेडिट पे। जब कैश सेल होगी क्या एंट्री बनाएंगे? कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो भाई कैश अकाउंट डेबिट होगा, रेफरेंस में क्या आ जाएगा? सेल्स। और जब ये कैश सेल या कैश हम बैंक में जमा कराएंगे तो क्या एंट्री बनेगी बता सकते हैं? कॉन्ट्रा जो बनती है, कैश जब बैंक में डिपॉजिट होगा क्या एंट्री बनेगी? बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। तो अगर आप देखो बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है कैश सेल की वजह से 20,700। तो ऐसे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे ना, कैश क्रेडिट हो जाएगा, रेफरेंस में बैंक आ जाएगा, और बैंक डेबिट हो जाएगा, रेफरेंस में क्या आ जाएगा? कैश। और बेटा एक आखिरी चीज, और वो है कैश से जो हमने ड्राइंग्स की क्या एंट्री बनेगी? ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। क्या एंट्री बनेगी? ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। अब देखें बहुत आसान हो गया अगर हम इस तरीके से फाइंड कर लें, और बेहतर है कि हम इसी लॉजिक पे चलें। ये जो हमने ये वाली जो एग्जामिनर की वर्किंग है ना, इसको हटा दें, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसको रब कर देते हैं। देख लेते हैं यार दोबारा, ये वही हमने अकाउंट बना लिया, दोबारा फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं। अच्छा अब मुझे बताएं ओपनिंग कैश इन हैंड गिवन है क्या सवाल में? बताओ यार ओपनिंग कैश इन हैंड कितना है? 800। अगर ओपनिंग 800 है, क्लोजिंग कितना है? 950। अब समझ में आया ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों डाला? अब ये सेल्स जो है ये हमें फाइंड करनी है, ये कैश सेल है। बताओ ये पता है कैश सेल जो बैंक में जमा कराई वो कितनी है? 20,700। क्या एंट्री बनी? बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। क्या ड्राइंग भी पता है कितनी है? 4,800। क्या एंट्री बनेगी? ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। क्या इसको बैलेंस करके हम ये कैश सेल नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं। ऐड करो, जो बड़ी साइड है वो कौन सी है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आ रही है मेरे भाई 26,450। 26,450 डेबिट पे भी लिख दे, उसमें से माइनस कर दो क्या? 800। तो सेल्स आ जाएगी, सेल्स आ रही है भाई 25,650। आ गई 25,650, ये आ गई 25,650। अब आसान है समझना इसको, टी अकाउंट बना के। टी अकाउंट के बगैर अगर कर रहे हैं ना तो बहुत कंफ्यूजिंग है। जो एग्जामिनर ने तरीका यूज़ किया हुआ है वो खुद ही समझता है, जो वो खुद सॉल्व करता है ना गोरा। इनको ऐड कर ले भाई, टोटल सेल्स ये आ जाएगी हमारे पास 181,090। सही है, ताकतवर है अभी तक सवाल। सेल्स में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री। देखें सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 21,750, 21,750। ऐड परचेजेस, क्या परचेज गिवन है या इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी? पीएलसीए वाली वर्किंग। परचेज की तो वर्किंग थोड़ी सी आसान है, चेक कर लेते हैं। यार देखो सबसे पहले तो आ जाएगा बैंक। बैंक का क्या मतलब? पेमेंट टू सप्लायर। बताओ यार पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर कितना है? पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर बेटा, पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर दिया हुआ है 109,620। चाहे तो इसके लिए भी आप पीएलसीए बना लें या चाहे डायरेक्ट कर लें। यार ये वो आ गया बैंक का फिगर। यार लॉजिक वही है बेटा, अक्रूड क्लोजिंग ऐड होता है ना, ओपनिंग माइनस होता है। तो बताओ क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितना है? 109,620 और प्लस 14,900 ट्रेड पेबल क्लोजिंग। तो क्लोजिंग अक्रूड ऐड कर ले और ओपनिंग माइनस कर दें। ओपनिंग कितना है बेटा बताओ? 16,750। तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व कर लें अगर हम, यार है 10,770। यार अब इसकी लॉजिक भी समझ लें। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये बेटा, इतना हमने पे किया सप्लायर्स को,
सही है यार, पे क्यों करेंगे, माल खरीदा होगा जब भी पे कर रहे हैं ना, और इतना और पे करना बाकी है, तो टोटल इतना माल खरीदा होगा जिसमें से ये माइनस कर दिया, इसका मतलब ये जो हमने पेमेंट की है ना ये पिछले साल की है, इस साल की परचेज नहीं है। तो इस साल की परचेज कितनी है, 10770। अगर आपको ये भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसके लिए आप PLCA बना लें, बहुत आसान है। अच्छा, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कैरेज वगैरह नहीं है इस सवाल में, ड्राइंग भी है गुड्स की। क्या ड्राइंग गिवन है गुड्स की, अगर आप देखें नोट कौन सा है, ड्राइंग ऑफ गुड्स नोट 2, 2600 की ड्राइंग की है, क्या एंट्री बनेगी, ड्राइंग डेबिट और परचेज क्रेडिट, तो परचेज को कम कर देंगे ड्राइंग ऑफ गुड्स की वजह से। और बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री सवाल में क्लियरली गिवन है। और बेटा अगर आप देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है नोट, नहीं नोट में नहीं, ऊपर दी हुई है, सही है ना, फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लास्ट आइटम 22,450, ओपनिंग एट परचेज लेस क्लोजिंग लेस ड्राइंग, तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल एक बार दोबारा लिख दें 104470। अब आसान हो गया बेटा, सेल्स में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, GP आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ऐड अदर इनकम लेस एक्सपेंस, अदर इनकम इस सवाल में है नहीं, एक्सपेंस एक एक करके बात करते हैं। वेजेस, यार मुझे बताओ वेजेस कितनी गिवन है इस सवाल में, कैश बुक में देखो बेटा क्रेडिट साइड पे वेजेस कितनी है, बताओ भाई, वेजेस बताओ यार। 22,670 आ रही है कैश बुक में, देखो 22,670, 22,670। और बेटा मुझे बताएं कोई वेजेस ऐसी तो नहीं है जो हमने कैश से पे की है, नहीं, अक्रूड है, कितनी है भाई अक्रूड, देखें वेजेस ओइंग, ओ भाई अक्रूड जो है क्लोजिंग तो ऐड होता है, ओपनिंग माइनस हो जाए, तो बेटा 1400 ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है क्लोजिंग अक्रूड ऐड होता है, और ओपनिंग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओपनिंग कितना है भाई, 1200, सही है ना, तो कितना आ जाएगा बेटा 22,870। इसके लिए आप पाप अकाउंट भी बना सकते हैं, सही है ना, PAAP या POOP। अच्छा, अब अगर आप देख लें इसकी लॉजिक भी आपको बताया, इतनी वेजेस पे कर दी और इतनी और देनी है, दोनों को ऐड कर लिया, और ये 1200 हमने क्यों माइनस किए, क्योंकि ये पिछले साल की वेजेस थी, हमने इस साल पे की पिछले साल की, तो इस साल चार्ज नहीं होंगी, पिछले साल ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है। वेजेस के बाद बात करें रेंट, अगर आप देखो रेंट में भी मस्ती है, नोट 7 में कह रहा है रेंट पेबल 16,000 है। यार अगर पेबल 16,000 है ना तो इनकम स्टेटमेंट में 16 ही जाना चाहिए। पेबल का क्या मतलब, इतना रेंट देना है, अब चाहे आपने 20 दे दिया चाहे आपने 10 दिया, लेकिन आपको देना कितना है, 16,000, तो इनकम स्टेटमेंट में कितना चार्ज होना चाहिए, 16,000 पूरा पूरा। बेटा मैं आपको ये बता रहा हूँ, चाहे आप प्रीपे कर दिया आपने, चाहे अक्रूड कर दिया, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में कितना एक्सपेंस जाना चाहिए, 16,000, क्योंकि बनता कितना है रेंट पूरे साल का, 16,000। अगर आपको याद हो लोन इंटरेस्ट 1 लाख पे 5%, तो हम लगाते पूरा 5% है, चाहे हमने दिया चाहे नहीं दिया, चाहे ज्यादा दिया कम दिया, ऐसे रेंट इनकम स्टेटमेंट में जाएगा 16,000। अब अगर आप देखें बेटा पे कितना किया है, अगर आप वैसे देखो रेंट की वर्किंग, बेटा अब इसके लिए आपको वर्किंग थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अब ये कैलकुलेशन देखो आना 16,000 ही चाहिए, उसूलन तो ये वर्किंग आप यहाँ ना भी करें ना, ये काफी है, 16,000 आप डायरेक्टली डाल दें। ये वर्किंग क्या है, ये एक्चुअली हमने पाप अकाउंट बनाया रेंट का, क्या बनाया, पाप। यार मुझे बताओ ओपनिंग रेंट इन एडवांस दिया भाई, हाँ कैश बुक में दे रहा है 19,000 पे कर दिया, 19,000 पे कर दिया, और 1,000 और हमारे अच्छा क्लोजिंग इसने नहीं बताया अक्रूड है या प्रीपेड है, ये इसने जो है होशियारी की है, क्लोजिंग नहीं बताया। 4,000 कैसे आएगा, अब ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा, 4,000 कैसे आएगा उसके लिए मैं पाप अकाउंट बना के आपको बता देता हूँ, उसकी जस्टिफिकेशन उसने दी नहीं एग्जामिनर ने। अच्छा बेटा अब अपनी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर लेते हैं, अगर हम एक रेंट अकाउंट बना लें पाप अकाउंट, आपको पता है बेटा एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस अकाउंट हो तो पाप अकाउंट बनता है PAAP, और अगर इनकम हो तो आपा अकाउंट APPA, सही है ना। अब जब रेंट पे करते हैं क्या एंट्री बनती है बेटा, रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो बैंक किस साइड पे आता है, रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, और ईयर एंड पे जितना बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इनकम स्टेटमेंट, क्या एंट्री बनती है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और रेंट अकाउंट क्रेडिट। अब मुझे बताइए इस सवाल में क्या नोट 7 पढ़े हैं, रेंट पेबल कितने हैं, 16,000, देखें जरा नोट 7 में रेंट पेबल कितना है, 16,000, तो बेटा इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा पूरे का पूरा 16,000, क्योंकि पे तो 16 करना है ना, तो चाहे हम कम पे करें ज्यादा पे करें, इनकम स्टेटमेंट में कितना जाना चाहिए, पूरे का पूरा 16,000। अब मुझे बताओ बेटा कि ओपनिंग क्या प्रीपेड दिया हुआ है, और पहले बैंक बता दो, बैंक कितना है कैश बुक में, देखो बेटा
रेंट कितना पे किया? 19,000। क्या एंट्री बनेगी? रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट 19,000। अब बताओ ओपनिंग प्रीपेड दिया हुआ 1,000, तो बेटा ओपनिंग प्रीपेड इधर आ जाएगा ना पी में। अब इसको सॉल्व करके क्या क्लोजिंग प्रीपेड या अक्रूड नहीं निकाल सकते? ओ भाई बड़ी साइड कौन सी है? डेबिट साइड 20,000। 20,000 दोनों जगहों पे लिख लो। अब बताओ क्लोजिंग अक्रूड में आना चाहिए प्रीपेड में आना चाहिए? 20 में से 16 माइनस करो, कितना आना चाहिए? प्रीपेड क्लोजिंग प्रीपेड में आना चाहिए। कैसे भाई? ये जो बड़ी साइड है 20 ये दोनों जगहों पे आएगी। 16 कहाँ लिखेंगे? अगर इधर लिखेंगे तो ये साइड फिर आ जाएगी। ये साइड शॉर्ट है ना, जो शॉर्ट साइड है वहां पे क्या आ जाएगा? हाँ 4,000। ये क्लोजिंग प्रीपेड आ गया। हो गया सॉल्व? तो बेटा ये क्लोजिंग प्रीपेड है। अब जरा देखो, अब ये लॉजिक समझ में आती है जो पहले बकवास की थी। 19,000 बेटा ये बैंक है और ओ भाई ये जो प्रीपेड है ना, क्लोजिंग प्रीपेड तो माइनस होता है, लेकिन अगर ओपनिंग प्रीपेड है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब लॉजिक समझ में आ रही है ना? पहले नहीं समझ में आ रही थी जब तक ये नहीं बनाया अकाउंट। सही, ये फालतू बात लग रही थी, अब समझ में आ रहा है। तो ये बात अगर हटा भी देना, बस हमें जो इनकम स्टेटमेंट के लिए तो पाप अकाउंट बनाना ही नहीं चाहिए था। उसूलन तो ये है बेटा, उसूलन ये कर सकते हैं बेटा, इसको हम रब कर दें। क्यों? इसका हमें काम ही नहीं है। इसका काम हमें कब पड़ेगा? जब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में तो आपने डायरेक्टली उठा के 16,000 डाल देना जो पेएबल है। अब क्लोजिंग अक्रूड है या प्रीपेड है, इसकी कब जरूरत पड़ेगी? जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ये 4,000 की कब जरूरत पड़ेगी? जब बैलेंस। इनकम स्टेटमेंट में तो आप डायरेक्ट 16,000 डाल। आ गई बात समझ? बेटा अगर आप देखो रेंट के बाद जो दूसरी एडजस्टमेंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है? नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगी 8650। और एक्सपेंस देखो बेटा, जनरल एक्सपेंस, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो भी डाल दो। और बेटा लॉस ऑन डिस्पोजल, कैसे पता चला लॉस है? देख लेते हैं। वो कह रहा है बेटा हमने एक जो इक्विपमेंट है वो बेचा है, कितने में? 1500 में। ओ भाई कहाँ से आया? कैश बुक में देखो डेबिट साइड पे आ रहा है प्रोसीड्स 1500, और बता रहा है जो व्हीकल बेची उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 2880। तो बताओ 2880 से कम में बेचा है ज्यादा में? कम में बेचा, तो लॉस आ जाएगा 1380। सही है, 2880 नोट 4 में। हाँ, बुक वैल्यू से कम में बेचा इसलिए लॉस, और अगर बुक वैल्यू से ज्यादा में बेचते तो गेन। और बेटा आगे कहता है डेप्रिसिएशन। मुझे बताओ डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी मोटर व्हीकल की, कौन सा मेथड है? आरबीएम। आरबीएम है और फुल ईयर पॉलिसी है, तो नोट 3। तो बेटा आरबीएम किस पे लगता है? ये लगता है हमारे पास नेट बुक वैल्यू पे। तो क्या बेटा डेप्रिसिएशन हमें फिक्सचर्स की बुक वैल्यू दी हुई है? ओ भाई फिक्सचर्स की बुक वैल्यू दी हुई है, साल के शुरू में दी हुई है, साल के एंड वाली नहीं दी हुई यार। 7,600 की फिक्सचर है या मोटर व्हीकल है? सॉरी मोटर व्हीकल है यार। अगर आप मुझे बताओ मोटर व्हीकल की ओपनिंग वैल्यू तो गिवन है भाई, आप समझे नहीं? जो गाड़ी हमने बेची है वो भी तो माइनस करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी ना। तो 7,600 जो वैल्यू गिवन है उसमें से माइनस कर दो 2880। क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि वो तो बिक गई ना, जो बिक गई उसको हम माइनस कर दें। क्या इस साल कोई नई मोटर व्हीकल खरीदी है? खरीदी है। कितने की खरीदी है? 16,400। कैश बुक में देखो क्रेडिट साइड। ओ भाई फुल ईयर पॉलिसी है, जो खरीदी उस पे पूरे साल चार्ज करेंगे, जो बेची उस पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। तो जो बेच दी उसकी बुक वैल्यू हटा दो, और जो नई खरीदी वो पूरी की पूरी कॉस्ट ऐड कर दो, आ जाएगी नई वैल्यू। अब इस पे लगा दो कितना परसेंट? 20%। 20%। 7600 कहाँ से है? ये ओपनिंग वैल्यू देखो, 1 जनवरी में बुक वैल्यू कितनी गिवन है? 1 जनवरी में बेटा जो बेच दी 7,600 क्या चीज है? बुक वैल्यू है। 7,600 सारी गाड़ियों की बुक वैल्यू है, और जो गाड़ी बेच दी उसकी बुक वैल्यू हटा दो, और जो नई खरीदी उसको ऐड कर दो कॉस्ट को। सही है ना? 7,600 में सारी गाड़ियां। सही है। 2880 एक गाड़ी जो बेच दी वो माइनस कर दिया, जो नई खरीदी वो ऐड कर दिया, फिर जो फाइनल बुक वैल्यू आई उस पर 20% लगा दिया, और ये आ गई मोटर व्हीकल की हमारी डेप्रिसिएशन। हाँ, ये बुक वैल्यू आ जाएगी ऑफ रिमेनिंग मोटर व्हीकल्स ईयर एंड पे, और उस पर फिर हम रेट लगा देंगे, बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मोटर व्हीकल्स। बेटा फिक्सचर एंड फिटिंग की अगर हम बात करें तो फिक्सचर पे कोई मेथड बता रहा है? नहीं बता रहा। और अगर कोई मेथड ना बताए तो रिवैल्यूएशन मेथड।
मुझे बताओ क्या कोई नए फिक्सचर खरीदे हैं? नहीं खरीदे। कोई बेचे हैं? नहीं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस ले लो ना। ओपनिंग फिक्सचर है 6000 और क्लोजिंग है 4500, तो 1500, इसका मतलब डेप्रिसिएशन। याद है रिवैल्यूएशन मेथड क्या होता है? ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल माइनस क्लोजिंग। तो अगर कोई हमने खरीदा भी नहीं बेचा भी नहीं तो ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस आ गया। और बेटा उसके बाद है इंक्रीज इन प्रोविजन। इस सवाल में प्रोविजन भी गिवन है। बताओ बेटा इस सवाल में ट्रेड रिसीवेबल नाम की कोई चीज है? कितना है? 13,690। लेकिन 13,690 में एक मसला है, क्लोजिंग की बात हो रही है, क्लोजिंग पे लगता है 13,690 में बैड डेट भी तो शामिल है। पहले वो बैड डेट हटाएंगे। बेटा 13,690 डेटर है, उसमें से बैड डेट हटा दो 750। यार प्रोविजन बिफोर बैड डेट लगता है आफ्टर बैड डेट? आफ्टर बैड डेट। तो पहले तो डेटर्स में से बैड डेट माइनस कर दो, फिर जो बचेगा उस पे लगाओ 5%। बताओ कितना आ रहा है? लगाओ 5%। ये आ रहा है बेटा 647। क्या पहले से कोई प्रोविजन पड़ा हुआ है? नहीं। वो कह रहा है क्रिएट करना है प्रोविजन। क्रिएट का मतलब पहली दफा हो रहा है ना, तो इंक्रीज ही होगा। अगर क्रिएट करना है तो हमेशा इंक्रीज ही होगा। बेटा क्लोजिंग डेटर पे प्रोविजन लगता है, ओपनिंग डेटर पे नहीं लगता, क्लोजिंग डेटर। उसके बाद बात करें बैड डेट। बैड डेट तो हमेशा एक्सपेंस में आएगा ना, जो हमने राइट ऑफ किए हैं। कितना बैड डेट? 750। रिटर्न ऑफ ना लिखे तो बेहतर है सिर्फ बैड डेट लिख दे, सिर्फ बैड डेट काफी है। बस एक्सपेंसेस को ऐड कर लें बेटा और उसको जो है जीपी में से माइनस कर दें, तो फाइनल आंसर आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर या लॉस फॉर द ईयर। क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है तो प्रॉफिट है और नेगेटिव में आता तो लॉस होता। बेटा अगर हम बना ले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि सारी मेहनत हमारी हो चुकी है इनकम स्टेटमेंट बनाने में। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 15 मिनट में बन जाएगी। अच्छा बेटा अगर आप देख लें इसको दो कॉलम्स में बना ले। सबसे पहले एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। यार इस सवाल में एसेट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले इस सवाल में गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट। लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट कितनी गिवन है बेटा? 50,000। ये कौन सी वैल्यू लिखी है? ईयर एंड पे। अगर आप देखो लैंड एंड बिल्डिंग की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों वैल्यूज सेम है लैंड एंड बिल्डिंग की। उसके बाद है मोटर व्हीकल्स। यार मोटर व्हीकल्स में हमने सारी मस्ती कर चुके हैं। ये देखो ये जो तुम बोल रहे थे ना मोहित कुमार, ये जो वैल्यू आई है इसका क्या मतलब है? 7600 लें, माइनस कर दें इसमें से 2880 जो बेच दी और जो नई खरीदी वो ऐड करें। यहाँ तक जो वैल्यू आई ना उसमें से एक और माइनस कर दो 4224। इस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। देखें 7600 माइनस कर दें कौन सी? 2880 जो नई खरीदी वो ऐड करें और जो इस साल की डेप्रिसिएशन है वो भी माइनस करें, तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी एंड ऑफ द ईयर। सही है ना? इस साल की डेप्रिसिएशन भी माइनस करें। बेटा अगर आगे बात कर लें, नेक्स्ट है फिक्सचर्स। यार फिक्सचर एंड फिटिंग अगर आप देखें ऑलरेडी नेट बुक वैल्यू गिवन है 4500, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4500 तो सारे नॉन करंट एसेट्स को हमने ऐड कर लिया। नॉन करंट एसेट्स के बाद जो दूसरी हेडिंग है वो है करंट एसेट्स। सबसे पहले इसमें क्या आती है? इन्वेंट्री। याद है ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लिक्विडिटी। सबसे पहले इन्वेंट्री क्लोजिंग आ जाएगी। उसके बाद आ जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल बेटा बिफोर बैड डेट आता है या आफ्टर बैड डेट? आफ्टर बैड डेट। तो ट्रेड रिसीवेबल कितना गिवन है बेटा? 13,690। उसमें से बैड डेट माइनस कर दें, कितना है बेटा? 750। और उसमें प्रोविजन बेहतर है अलग से शो करें। और प्रोविजन कितना आ रहा है बेटा? 647। वो प्रोविजन भी माइनस किया है। अब ये थोड़ी सी सुस्ती की एग्जामिनर ने, और एग्जामिनर तो ये हरकतें करता है उसके लिए तो अलाउड है क्योंकि वो गोरा है, लेकिन आप करेंगे तो वो उसकी हटेगी, वो मार्क्स काट सकता है, उसको वो मार्क्स काट सकता है। तो बेहतर है आप जो है उसको अलग से शो करें। कहाँ पे? ट्रेड रिसीवेबल में से लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मतलब क्या है? 13,690 माइनस 750 जो डेटर आ रहा है ना, ये आ रहा था ना 12,940। यहाँ पे पहले लिखें 12,940, फिर इसमें से माइनस करें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 647, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 12293। तो बेहतर है अलग अलग शो करें। उसके बाद है बेटा अदर रिसीवेबल्स। अदर रिसीवेबल क्या है भाई? रेंट इन एडवांस। रेंट इन एडवांस अगर देखा जाए हम पहले ही निकाल चुके थे। कितना आ रहा था रेंट इन एडवांस? 4000 आ रहा था, याद करें। तो ये हम वर्किंग ना लिखें तो बेहतर है, डायरेक्टली हमने निकाल लिया था 4000। याद है हमने जो टी अकाउंट बनाया था उसमें 4000 आ रहा था, तो वो 4000 आप डायरेक्टली लिख देते हैं। सही है, रेंट प्रीपेड।
उसके बाद है कैश एट बैंक, क्या इस सवाल में कैश एट बैंक गिवन है? हाँ गिवन है, देखो बैंक अकाउंट गिवन है 14,510, गिवन है 14,510। और आखिरी चीज कैश इन हैंड है करंट एसेट्स में, और कैश इन हैंड ऑलरेडी गिवन है 950। सारे करंट एसेट्स को ऐड कर दूंगा, नॉन करंट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। एसेट्स के बाद है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। कैपिटल एंड लाइबिलिटी में पहले कैपिटल आता है, बहुत आसान है, ओपनिंग कैपिटल। क्या इस सवाल में ओपनिंग कैपिटल गिवन है? निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के दो तरीके, पहला जो ऑफिशियल तरीका है वो है ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी। तो एसेट्स कौन से लेंगे? 1 जनवरी के, और लाइबिलिटी भी कौन से लेंगे? 1 जनवरी के। अब इसको मैं फॉरवर्ड करके नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। ओपनिंग कैपिटल देखें भाई, ओपनिंग कैपिटल कहाँ से आएगा? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी। एसेट्स में एक एक करके बात करें, सबसे पहले मैंने लिखा है बैंक बैलेंस। अगर आप देखो बेटा टी अकाउंट बना हुआ है बैंक का, देखो कैश बुक बनी हुई है ना, तो बताओ बैलेंस बीटी कितना आ रहा है? 16,980 आ रहा है, 16,980। बैंक के बाद बेटा लैंड एंड बिल्डिंग, यार बताओ लैंड एंड बिल्डिंग कितना आ रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग की ओपनिंग आ रही है 50,000। और बेटा फिक्सचर, हर चीज ओपनिंग लिखनी है। 1 जनवरी वाले सारे फिगर्स उठा लो। फिक्सचर एंड फिटिंग 6,000, फिर मोटर व्हीकल आ जाएगा, वो कितना है? 7,600। उसके बाद आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, सही है, 14,670। यार ये देखो ना, फर्स्ट पैराग्राफ में सारी चीजें गिवन है। उसके बाद बेटा गिवन है इन्वेंट्री, वो भी ओपनिंग आ गई। फिर कैश इन हैंड आ गया, फिर रेंट इन एडवांस, सारे ओपनिंग एसेट्स को ऐड कर लिया। 11,88,00। ओपनिंग एसेट्स में से माइनस कर दें ओपनिंग लाइबिलिटीज। ओपनिंग लाइबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले ट्रेड पेबल्स 16,750, उसके बाद वेजेस अक्रूड, भाई ये दो ही है ना, बट टिक लगाते जाएंगे ना तो पता लग जाएगा कौन कौन सी चीजें यूज हो गई। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, वो है हमारा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी, ये आ गया 1,08,50। अच्छा जी यार, ओपनिंग कैपिटल जो है वो क्वेश्चन में हमने निकाल लिया था, और उसके लिए हमने वर्किंग की थी। यहाँ पे अगर आप देख लें, ओपनिंग कैपिटल आ रहा है 1,08,50, 1,08,50 ओपनिंग कैपिटल आ गया। इसको अगर हम लिख दें सेकंड पेज पे, और हमारा जो मेन पेज है उस पर लिख दें ओपनिंग कैपिटल वर्किंग के बाद। जी आपने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, इसमें ऐड कर दें प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर कहाँ से आया बेटा? ये इनकम स्टेटमेंट से आया, ये देखें सामने 15849। लेस कर दें इसमें से ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अगर आप देखें क्वेश्चन में दो तरह की गिवन है। एक तो ड्राइंग वो है जो हमने गुड्स की ड्राइंग की है, जो कि नोट में गिवन है 2600, और एक वो ड्राइंग है जो हमने 400 पर मंथ की है 4800। 4800 में 2600 ऐड कर लें, टोटल ड्राइंग्स हो रही हैं 7400। यार ओपनिंग कैपिटल में अगर हम ऐड कर दें प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्राइंग कर दें तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। तो पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं, ये आ गया भाई क्लोजिंग कैपिटल। इसमें फिर करंट लाइबिलिटीज़ लिख लें। इस सवाल में अगर आप देख लो यार, करंट लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी है? ट्रेड पेबल्स गिवन है, और इस सवाल में अदर पेबल है वेजेस ओइंग, वेजेस आ गई ओइंग। करंट लाइबिलिटीज़ को आपने ऐड कर दिया, इस सवाल में कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है। तो अब क्या करेंगे भाई? अब हम ऐड कर देंगे कैपिटल और लाइबिलिटीज़, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़। और आप देखो यार, ये बैलेंस शीट बैलेंस हो गई है। कैपिटल में ऐड कर ले करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटी है नहीं, तो 125599। तो ये तो हो गया हमारा बैलेंस शीट बैलेंस। यार इसी सवाल में एक प्रॉब्लम ये हो सकता था कि अगर ओपनिंग कैपिटल आप नहीं निकालना चाह रहे किसी वजह से, पहली बात तो ये आपने ओपनिंग कैपिटल निकालना है, और बहुत आसान फॉर्मूला है जो हमने पहले डिस्कस किया, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी। लेकिन फॉर व्हाट्सो एवर रीज़न अगर आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में और ओपनिंग कैपिटल आपने नहीं निकाला, तो अब आप रिवर्स वर्किंग से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन लास्ट रिजॉर्ट में आप कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम कम है और आप जो है वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है यार, आपको करना ये है कि
यार अगर ये ओपनिंग कैपिटल आप नहीं निकाल पाए टाइम की कमी की वजह से, अगर आप भूल गए प्रेशर की वजह से, तो आप ओपनिंग कैपिटल आपके पास नहीं है, तो ये मैंने देखा डिलीट कर दिया। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं होगा, इसको भी आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अगर आप देखें आपको टोटल एसेट्स तो पता है ना, तो टोटल एसेट्स आप लिख देंगे कहाँ पे, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी में। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट तो बैलेंस जब ही होगी जब एसेट साइड बराबर आएगी कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ के। तो एसेट्स बराबर आएगा कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ के। अब कैपिटल एंड लायबिलिटी में से अगर हम लायबिलिटीज़ माइनस कर दें, जो कि कितना आ रहा है 16,300, तो क्या हमारे पास ये वाला फिगर आ जाएगा कैपिटल वाला? ये फिगर अब हमें निकालना पड़ेगा। ये फिगर कैसे निकलेगा भाई? ये ऐसे निकलेगा कि जो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ हैं उसमें से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। अब क्लोजिंग कैपिटल की मदद से हम ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच सकते हैं। कैसे भाई? कि क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्राइंग जो जो माइनस होती है उसको प्लस कर दें, ऐड बैक कर दें, और जो प्रॉफिट प्लस होता है उसको क्या कर दें, माइनस कर दें। तो 109,299 में ड्राइंग ऐड कर दें और प्रॉफिट माइनस कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 100,850। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, ये आ गया हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा यार, इसी क्वेश्चन में एक और रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट सी है। उसके लिए पहले मैं डेटा पढ़ लेता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो कहता है पटेल विशेस टू एक्सपैंड हिज बिजनेस, पटेल को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, एंड इज अनडिसाइडेड अबाउट टेकिंग आउट अ 5 ईयर लोन और आस्किंग द बैंक फॉर ओवरड्राफ्ट। अब वो कह रहा है पटेल परेशान है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि लोन लें 5 ईयर का, 5 साल का फिक्स लोन, या बैंक से ओवरड्राफ्ट ले ले। अब आपको बताना है एडवांटेज और डिसएडवांटेज फॉर ईच ऑप्शन। वन एडवांटेज और वन डिसएडवांटेज पूछा है, हमें वन ही लिखना है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा लिखवा रहा हूँ, और वैसे तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं इसमें बहुत सारे। 5 ईयर लोन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, पहले कुछ सोच सकते हैं 5 ईयर लोन का क्या फ़ायदा होगा। यार अगर फिक्स लोन लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि वो जो लोन है उसका एडवांटेज पहले तो बता दें। एडवांटेज ये है कि प्लानिंग में आपको आसानी रहेगी, कि आपको जो है वो लोन लेना है कि आपकी कैश फ्लो प्लानिंग आसान हो जाएगी। दूसरा, 5 ईयर लोन में आपको ये पता है कि आपका एक पीस ऑफ माइंड होगा, आपको बार बार दोबारा कैश की ज़रूरत नहीं होगी। तीसरा, इसमें ये हो सकता है कि लोन का इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स हो जाए, और फिक्स लोन में ये फ़ायदा है कि इंटरेस्ट रेट आपका क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। देख लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लें एक तो। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है भाई कि अब आपने एक बार एग्रीमेंट कर लिया बैंक के साथ फिक्स लोन का, अब चाहे रेट बढ़ भी जाए तो इंटरेस्ट जो है वो आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने डील कर ली बैंक से 7% पे, तो अब मार्केट में रेट अगर 8 या 9 भी हो गया तो बैंक बाउंड है आपको 7% पे वो लोन देगा। सही ना? इंटरेस्ट 7% इंटरेस्ट पे लोन देगा, तो ये एक एडवांटेज है। लेकिन यही पॉइंट डिसएडवांटेज में भी आ सकता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया 5% तो भी आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 7%। तो फिक्स रेट का एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है हेल्प्स प्लान कैश फ्लो, कैश फ्लो में आपको फ़ायदा होगा। तो ये दो एडवांटेजेस है मोस्ट कॉमन। सही है, वैसे तो और भी होते हैं लेकिन अभी टाइम शॉर्ट है, सिर्फ दो लिख लें। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेज ये होगा यार लोन का, अगर हम फिक्स लोन लेते हैं तो मे पे मोर इंटरेस्ट इफ रेट्स फॉल। क्या मतलब? ये वही बात है, अगर इंटरेस्ट रेट कम भी हो गया तो भी आपको पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर जो है वो मार्केट में रेट कम भी हो गया तो भी आपको 7% देना पड़ेगा। और क्या है भाई? इंटरेस्ट पेएबल फॉर होल अमाउंट। यार मतलब ये है कि इन होल पीरियड, मतलब ये है अगर आपने लेट सपोज 1 मिलियन का लोन लिया है 10 लाख का, और 10 लाख में से आपने पैसा यूज़ किया है सिर्फ 8 लाख, बाकी 2 लाख बैंक में ही पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी चूँकि बैंक ने आपको पूरा लोन ग्रांट कर दिया, चाहे आप उस लोन से इस्तेमाल करें पैसा या ना करें, आपको इंटरेस्ट पूरे पैसे पे देना पड़ेगा। आती है बात समझ में? तो ये है होल अमाउंट। तीसरा है मे बी सिक्योर्ड ऑन एसेट्स। अब इसमें सिक्योरिटी भी चाहिए होती है फिक्स लोन में, जब तक आप वो मोर्टगेज ना रखवाएं कोई प्रॉपर्टी वगैरह, आपको जो है वो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। डिसएडवांटेज के बाद अगर हम बात करें बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है यार वो क्या होता है? वो एक ऐसा हमारा अमाउंट होता है बैंक ओवरड्राफ्ट जिसके अंदर हमें शॉर्ट टर्म में एक लोन मिल जाता है। और बैंक ओवरड्राफ्ट में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप जितना पैसा यूज़ करेंगे सिर्फ उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट का एक बड़ा एडवांटेज है।
और दूसरा उसमें सिक्योरिटी का इतना मसला नहीं होता अगर छोटा मोटा अमाउंट है। नो इंटरेस्ट चार्ज्ड इफ़ नॉट यूज्ड, अगर आप पैसा यूज़ नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, सिर्फ आप जितना पैसा इस्तेमाल करेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यार एग्जांपल ये है, आपने 1 मिलियन लोन ग्रांट करवाया और आप यूज़ कर रहे हैं सिर्फ 2.5 लाख, तो सिर्फ 2.5 लाख पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पूरे 10 लाख पे इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एडवांटेज है। कैन बी पेड ऑफ वेन एवर यू कैन, जब भी आपके पास पैसे आ जाए आप पैसे दे सकते हैं, और इसमें जो है अर्ली पेमेंट पेनल्टी वाला सीन नहीं होता। फिक्स जो लोन होता है लॉन्ग टर्म लोन, उसमें अर्ली पेमेंट पेनल्टी होती है। अगर आपने 5 साल के लिए लोन लिया है और आप बैंक को कहते हैं भाई हमें तो अब नहीं चाहिए, 3 साल में हम वापस दे रहे हैं, तो बैंक आपसे इतनी पेनल्टी लगा देगा कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप 5 साल के लिए पैसा यूज़ करें। सही है। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है कि ऐसा बैंक क्यों करता है, क्योंकि बैंक की सारी कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाती है, और बैंक ने जो पैसा आपको दिया है लोन में वो उसके बाप का पैसा नहीं है बैंक ने वो पैसा खुद किसी से लिया है। अगर बैंक ने वो पैसा खुद किसी से लिया है तो बैंक कभी भी आपको वो पैसा देने के लिए राज़ी नहीं होगा। तो ये एक मसला है भाई, कि इसीलिए बैंक कहता है कि भाई आप जो है वो जल्दी पैसे हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंक को जल्दी पैसे दे भी दें, लेकिन बैंक ने जिस पार्टी से पैसा लिया है, कस्टमर से डिपॉजिट लिया है, बैंक ने उसको वादा किया है कि हम आपका पैसा 5 साल तक रखेंगे और आपको इंटरेस्ट देंगे। अगर बीच में आप पैसा वापस दे देते हैं तो बैंक को तो इंटरेस्ट देना ही है अगली पार्टी को, चाहे आप वो पैसा यूज़ करें या ना करें, इसलिए बैंक पेनल्टी लगाता है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? ओवरड्राफ्ट का हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ओवरड्राफ्ट में जो एडवांटेजेस हैं, तो बैंक पागल नहीं है आपको ओवरड्राफ्ट दे रहा है, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिल रही है, जब चाहे आप पैसा भी वापस कर सकते हैं, पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट भी देने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इन सारे एडवांटेजेस की वजह से एक डिसएडवांटेज बैंक आपको ये देगा कि बैंक आपसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड लोन। और क्या? कैन बी कॉल्ड इन बाय द बैंक एनी टाइम, इसका मतलब बैंक को जब ज़रूरत पड़ेगी बैंक आपको बोलेगा भाई बराए मेहरबानी हमारा पैसा वापस कर दे। और ओवरड्राफ्ट जो है टेक्निकली रीपेबल होता है ऑन डिमांड। जिस दिन बैंक ने आपको बोला हमारा पैसा वापस करो, नॉर्मली 7 डेज़ का टाइम देता है बैंक, और 7 दिन के अंदर अंदर आपको बैंक का पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी।